Wait a minute. नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। काफ़ी समय बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट ऐसे T20 के बाद ये पहला वीडियो है। इससे पहले हमने ऐसे T20 लीग कवर की थी और वहाँ पे एक बेहतरीन एनालिसिस दी थी और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी विनिंग्स भी प्राप्त की थी। अब आगाज़ होने वाला है एक नए टूर्नामेंट का कल से, जो कि है WPL। तो IPL जो हमारा देश का सबसे बड़ा क्रिकेट का त्यौहार है, उससे पहले एक ये झलक है जिसको लेकर प्रस्तुत होगी विमेन IPL की टीम्स। 5 टीमें भिड़ेंगी आपस में और इसमें शुरुआत होने वाली है सबसे बेहतरीन मुकाबले की, जो कि होगा 2 अच्छी टीमों के बीच में। एक तरफ होंगी RCB, जो कि सीज़न 2 की विनर हैं, और दूसरी तरफ होंगी गुजरात जायंट्स, जिनके स्क्वाड में एक से एक बढ़ के प्लेयर हैं। ये वीडियो में ऐसा क्या खास है जो शायद ही आपको कहीं और मिल रहा होगा, वो ये है कि ये जो वीडियो में जितनी भी एनालिसिस है, इनसाइट्स हैं, ये कोई प्रेडिक्शन या कोई तुक्केबाजी नहीं है। ये पूरी डेटा बैक्ड है, नंबर्स पे आधारित है। और ये जो EV टेबल है, ये बेसिकली उसी एनालिसिस का एक संक्षिप्त वर्णन है, या फिर समरी आप कह सकते हैं। चूँकि ये टूर्नामेंट का पहला मैच है, बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। इस वेन्यू पर भी कोई रिसेंटली कोई T20 खेला नहीं गया है। लाइनअप्स भी काफ़ी नए होंगे, कुछ प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, कुछ प्लेयर्स नए शामिल किए गए हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, जो भी एक्सपेक्टेड है उससे। तो जो भी फाइनल अपडेट्स होंगी और कैसा मैच में फाइनल टीम का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब वेन्यू एनालिसिस पे एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये BCA स्टेडियम है बड़ोदरा का। यहाँ पे T20 मैचेस तो ना के बराबर हुए, बट फिर भी मैंने कोशिश की है इस वेन्यू पे रिसेंटली जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, ODI सीरीज़ जो कंक्लूड हुई थी, उसके बेसिस पे कुछ वेन्यू लीडर्स निकल के आए हैं। उनको आगे डिस्कस करेंगे। बट इस वेन्यू में जो 3 मैच हुए थे ODI के, उसमें अगर आप देखेंगे तो तीनों मैचेस इंडिया ने जीत लिए थे क्लीन स्वीप करके। 2 मैच उन्होंने डिफेंड किए थे, 1 मैच चेस किया। इस हिसाब से बैटिंग लाइनअप्स हैं दोनों टीमों के। एक अच्छा खासा हाई स्कोरिंग वेन्यू दिख सकता है आपको आराम से। 170 के आसपास या उससे ऊपर का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के मैच में, कोई भी साइड बैटिंग करे। वेदर क्लियर है, पूरा मैच देखने को मिलेगा। अपने इंडिया में ही हो रहा है शाम के 7:30 बजे। अब ये 2 टीमें 2-2 सीज़न खेल चुकी हैं, तो यानी हर सीज़न में 2-2 बार भिड़ी हैं, 2-2 बार जीत भी चुकी हैं। तो जैसा कि हमने समरी में देखा, 4-4 मैच लोग खेल चुके हैं, 2-2 जीत चुके हैं। तो देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। तो हर सीज़न में ये एक एक मैच जीती हैं। एक गुजरात जीती है, एक RCB जीती है। तो ये जो सबसे रिसेंट मैच हुआ था 6 मार्च को 2024, 6 मार्च को जो हुआ था, उसमें गुजरात ने बनाए थे 199, ऑलमोस्ट 200 बना दिए थे, और उसको डिफेंड कर लिया था सामने वाली टीम यानी RCB ने 180 बनाया था 8 विकेट नुकसान पे। इस पर्टिकुलर मैच में आप देखेंगे तो बैथ मुनी ने बहुत अच्छा किया था, 85 नॉट आउट, और ये कीपिंग भी करती हैं तो स्टंपिंग रन आउट के पॉइंट हमेशा बोनस के रहते हैं। बुलफार्ट ने भी अच्छा साथ दिया था, 76 रन की एक शानदार पारी खेली थी। फिर लिचफील्ड जो 1 डाउन आती, वो उन्होंने 18 बनाए थे, और गार्डनर ने 2 सफलता ली थी और कन्वर्ट ने 1। अब
कोशिश तो इन्होंने बहुत की थी, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था आरसीबी वालों का। मंधाना ने सिर्फ 24 ही किया था, घोष 30 कर गई थी, लेकिन जो उस टाइम इनकी डिवाइन खेलती थी या और बाकी प्लेयर थे वो कुछ खास नहीं किए थे। पैरी के भी 24 रन थे, और इनके जो विकेट्स निकले थे 5 विकेट, उसमें सब देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी बॉलर आपको नहीं दिख रहा, बिकॉज ये सारे बॉलर्स या तो अब स्क्वाड का पार्ट नहीं है, क्योंकि कुछ विकेट डिवाइन ले गई थी, और या फिर वो प्लेयर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस आया था वो बरेम का आया था, शानदार 48 की नॉक, और एक विकेट भी निकाला था इन्होंने। फिर सेकंड हाईएस्ट रन जो कंट्रीब्यूटर थे वो रिचा घोष थी, जिन्होंने 30 रन मारे थे और 3 रन आउट, एक स्टंपिंग। अब जो पिछले ही सीज़न जो इनका पहला मुकाबला हुआ था उसको जीता था आरसीबी ने, चेस करते हुए। पहले बैटिंग की थी गुजरात ने, जिसमें उन्होंने 107 ही बनाए थे। उसमें सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन आया था हेमलता का और देओल का। और जब जब चेस करने आई तो आप देख सकते हैं मंदाना ने बहुत शानदार 43 खेले, और फिर 36 की मेघना से अच्छी खासी नॉट आउट नॉक आई थी, और पैरी ने भी 23 नॉट आउट मारे थे। विकेट में इधर से 2 विकेट रेणुका ने लिए थे और वरेम ने। तो वरेम देखिए विकेट टैली में आपको दोनों मैचेस में देखे हैं, और इधर से आप देखेंगे तो गार्डनर दोनों मैचेस में दिखे हैं, और इधर से कन्वर भी दोनों मैचेस में एक एक विकेट उन्होंने लिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जिसमें 2023 का जो सीज़न था, जो कि WPL का पहला सीज़न था, उस सीज़न में भी एक मैच जो है वो आरसीबी जीती थी और एक जीती थी गुजरात। तो ये वाला मैच आरसीबी अपने खाते में लगी थी। तो आरसीबी चेस करते हुए जीत जाती है मैचेस मोस्टली। अगर स्कोर 170 180 का भी है तो वो चेस कर लेती है। यहाँ पे वुल्फार्ट ने 68 की है, तो वुल्फार्ट ने दोनों मैचेस में अच्छा काम किया है। गार्डनर ने यहाँ पे 41 किया था, और मेघना ने यहाँ पे 31 किया था, और हेमलता ने यहाँ पे आपका 16 किया था। ये माफ़ कीजिएगा, ये गलत है, ये मेघना यहाँ के प्लेयर नहीं और यहाँ की हैं। तो ये हेमलता का 16 था केवल। इनके जो बॉलर्स चले थे, जो 2 विकेट आप देख रहे हैं, इसमें एक विकेट किमगार्ड का था, जो अब सामने वाली टीम में शिफ्ट हो गई हैं, और एक विकेट और था जो कि अब स्क्वाड का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने विकेट यहाँ मेंशन नहीं किया। अब मंदना ने इस वाले मैच में भी देखे 37 रन मारे थे, पैरी ने भी 19 रन नॉट आउट, पाटिल यहाँ पे 2 विकेट। तो पाटिल भी देखिए एक बहुत अच्छी बॉलर हैं, इन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी निकाला था, वो मैच में देखने गया था पिछले सीज़न दिल्ली के अगेंस्ट। तो यहाँ भी आप देखेंगे 201 बनाया था 7 विकेट नुकसान पे, जिसमें सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन हरलीन देओल का आया था। गार्डनर के भी 19 रन थे, और हेमलता के यहाँ भी 16 रन थे। अब यहाँ पे गार्डनर ने एक 3 विकेट भी निकाले थे, तो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था फैंटेसी पॉइंट्स पर के पर्सपेक्टिव से। तो ये दोनों उस मैच के स्टार थे इस टीम से। आरसीबी ने जब जवाबी कार्रवाई की थी तो भी देखिए काफ़ी क्लोज जाके ही मैच हारे थे। कुछ 8-10 रन की और रिक्वायरमेंट थी इनको। वहाँ पे पैरी ने 32 किए, मंदाना ने 18 किए, पाटिल ने 11 रन और 2 विकेट भी निकाले थे, और रेणुका सिंह ने भी विकेट निकाला था। तो आप देख सकते हैं रेणुका सिंह, पाटिल, वरेम, मंदाना, पैरी, गार्डनर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चूँकि ये पहला मैच है, अभी कोई स्क्वाड अनाउंसमेंट या प्लेइंग 11 का कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो टोटल स्क्वाड है दोनों टीमों को मिला के लगभग 37 प्लेयर्स इन दोनों टीमों के पास हैं। तो ऑन एवरेज 16-17 प्लेयर हैं हर टीम के पास। तो उसमें से मैंने कोशिश की है कि अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं है तो इस टाइप से, इस प्रकार से ये अपनी गुजरात जो है वो अपना लाइनअप स्टैकअप कर सकती है। बेथ मुनी, लॉरा वुल्फार्ट डिफ़ॉल्ट ओपनर्स होंगे। इन दोनों में मुझे डाउट है कि अगर ये दोनों एक साथ खेलते हैं तो हेमलता को कहाँ रखा जाएगा। अभी तो मैंने काफ़ी नीचे कर दिया, बिकॉज डेंडर डॉटिन भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों प्लेयर तो खेलेंगे ही। इनको इस बार बहुत अच्छे दाम पे ख़रीदा गया है, 1.7 करोड़ की ये प्लेयर हैं, और कहीं ना कहीं तो इनको तो खिलाएंगे ही। अब इनको यहाँ खिलाते हैं या यहाँ खिलाते हैं, इन दोनों के साथ क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगेन देओल जो हैं वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, फिलिशफील्ड भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, और ये भी लगभग चौथे नंबर पे मोस्टली खेलती आई हैं अपने देश की तरफ से, या किसी भी लीग में खेली तो चौथे 5वें नंबर पे दिखती हैं खेलती हुई।
तो ये थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मोर और लेस ये प्लेयर्स में से कम 9 से 10 प्लेयर आपको कल की प्लेइंग 11 में मिलेंगे। इसमें भी देखिए थोड़ी सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। डैनी वायट जो हैं वो एक नया एडिशन है, बट ये अगर खेलती हैं तो ये डिफ़ॉल्ट ओपनर हैं T20 फॉर्मेट में। और उसके बाद वन डाउन जो है वो पैरी आएंगी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब ये हैदरग्राम भी इन्होंने खरीदी इन्होंने तो, और इनका अभी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, तो अब इनको 4th नंबर पे खिलाएंगे, और या फिर यहाँ पे किसी और को फिल करा के रिचा का, क्योंकि मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट ये 5वें नंबर पे खेल रही हैं मोस्टली ODIs, मोस्टली T20s में। तो ये अगर इनको नीचे खिलाना है तो फिर इनको ऊपर लाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वरेम को यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक ठीक ठाक स्पॉट देना चाहिए अगर इन्होंने एक अच्छा ऑलराउंडर ख़रीदा है अपनी टीम में। रिचा घोष, वरेम फिट होंगे तो ज़रूर इस स्पॉट को भरेंगे। एंड चार्ली डीन एक बहुत अच्छा एडिशन है। श्रियंका पाटिल तो देखो इनकी स्टार प्लेयर है, बहुत क्यूट सी बच्ची है और बहुत अच्छी परफॉर्मर है। शोभना, ये भी कुछ मैचेस में बहुत अच्छा की हैं, तो इस टीम की साइड से ये फीचर हो सकती हैं। एक और बेहतरीन एडिशन है ये किम गार्थ, ये इन्होंने स्वैप कर लिया, एक तरीके से स्विच कर ली अपनी टीम में। पिछले सीज़न गुजरात की प्लेयर थी और इस बारी ये RCB का पार्ट है, और कल जो ये मुकाबला खेलेंगी उसमें वो अपनी एक्स टीम के सामने खेलेंगी। एंड देन रेणुका सिंह का वो जो पेस अटैक से स्टार्ट होगा, तो उधर से मेघना सिंह पेस अटैक से स्टार्ट करेंगे, इधर से रेणुका सिंह। तो बहुत ही बैलेंस्ड और टक्कर का मुझे स्क्वाड लग रहा है दोनों ही टीमों का। फॉर्म का जो मैंने प्राइटेटर बनाया है वो बेसिकली बेस्ड ऑन देयर रिसेंट फॉर्म इन लास्ट 12 months ओनली इन T20 फॉर्मेट, नॉट कंसिडर्ड ODI फॉर्मेट। सरप्राइजिंगली हेदरग्राम सेकंड पे फीचर हुई हैं, एलिस पेरी से भी ऊपर। सरप्राइज हो गए होंगे आप, क्योंकि इन्होंने 38 विकेट निकाल लिए हैं पिछले 12 महीनों में। ये अलग अलग टूर्नामेंट खेले हैं इन्होंने, द 100 खेला है, और डोमेस्टिक भी काफ़ी अच्छा खेलती हैं ये। PBL में फीचर होती हैं। एलिस पेरी वहीं पे अब देखेंगे तो इनकी बैटिंग से एवरेज अच्छी है, इन्होंने भी 750 मारी हैं, बट विकेट कम लिए हैं उनसे। बेथ मूनी 40 की एवरेज, 1050 मार चुकी हैं। सबसे ज़्यादा 50s इन्होंने ही मारी हैं अपने जितने भी टॉप 11 है इसमें। ड्रेंड्रा डॉटिन का भी बहुत अच्छा साल रहा है, 21 एवरेज, 350, और ये बॉलिंग भी डालती तो 19 विकेट भी हैं। जोर्जिया बरहम में देखिए, चलो बैटिंग से तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जब किया है तो 350 इन्होंने मारी हैं, 42 विकेट्स, क्योंकि इनको ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर ऊपर नहीं मिलता तो उनके पास मौके कम रहते हैं, बट ओवरऑल बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। पाटिल ने 25 विकेट निकाले हैं 18 मैचेस में। चार्ली डीन ने 45 विकेट्स निकाले हैं 38 में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे विकेट्स हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट हैं टोटल अगर हम कंपेयर करें। एंड देन आशा शोभना ने 16 मैचेस में 21 विकेट निकाले हैं। बुलफार्ट ने भी 30 की एवरेज मेंटेन की है, 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी मार चुकी हैं, 10 कैचेस भी ले चुकी हैं। स्मृति मंदाना ने भी 29 की एवरेज रखी है और 10 50 प्लस 16 कैचेस, ये कैचेस बहुत लेती हैं। अब आप देखेंगे हेड टू हेड में ये जो पिछले 4 मुकाबले हमने देखे, उन सब का जो डेटा है वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सेट किया है मैंने। तो ऑलरेडी हम वो सारे प्लेयर्स दिख चुके हैं, उसी में ये बस एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कोई नया नाम नहीं है, सारे नाम ऑलरेडी हम स्कोर कार्ड के साथ डिस्कस कर चुके हैं। बस ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप ये एक एक डेटा भी चेक कर सकते हैं, राइट। अब वेन्यू 11 देखिए, वैसे तो ये डेटा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं अगर मैं फॉर्मेट देखूं, बट इट इज़ सो रिसेंट कि मतलब जो ये प्लेयर्स हैं ये 6 प्लेयर्स का डेटा है, और ये 6 प्लेयर्स में से मेरे ख्याल से 5 तो पक्का खेलेंगे। सिर्फ देवल का डाउट है, अगर वो खिलाते हैं तो शायद देवल को ड्रॉप करें, क्योंकि डॉटिन ज़रूर खिलाएंगे। तो डॉटिन भी यहाँ खेल चुकी हैं वेस्ट इंडीज़ की साइड से। इसमें उन्होंने रन ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है, तो उसकी बॉलर्स आगे ज़्यादा रन नहीं कर पाए, बट कल के मैच में रन कर सकते हो, क्योंकि ये इस पिच का अनुभव ले चुकी हैं 3 ODI मैचेस में। बट इन्होंने हर मैच में एक एक विकेट लिया था, टोटल 3 विकेट। तो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनका आ सकता है कल भी। प्रिया मिश्रा देखिए, एक नई खिलाड़ी हैं,
अपनी डोमेस्टिक प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, 5 विकेट ले चुकी हैं, सिर्फ एक ही मैच में विकेट लेस गई थी, एक में 2 एक में 3 विकेट निकाला था। ऋचा घोष ने यहाँ भी ताबड़तोड़ खेला है। एक तो इनको ना ज़्यादा मौके नहीं मिलते बिकॉज इनका टॉप ऑर्डर इतना शानदार था इंडिया का। आपका रावल प्लस मंदाना का जो टॉप ओपनिंग प्लेयर था, वो ओपनिंग पेयर ही आउट नहीं होता था वेस्ट इंडीज़ से, तो इनको नंबर ही नहीं आता था। फिर देओल ने भी देखिए 1 डाउन आके एक बार 44 किया, एक बार सेंचुरी मारी। तो इंडिया की साइड से सेंचुरी मारने वाली शी वॉज द ओनली प्लेयर इन दैट ओडीआई सीरीज़। तो इसलिए देओल बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर हो सकती हैं इस वेन्यू पे कल के मैच में, अगर ये इन्हें मौका मिलता है खेलने के लिए। तो ये बहुत अच्छी डिफरेंशियल भी है आपके लिए। बस एक ही मैच में फ्लॉप गई थी 1 रन। और ठाकुर ने तो सरप्राइज़ कर दिया था मुझे, 10 विकेट निकाले उन्होंने। तो ये ओडिया में उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन T20 में उतना अच्छा नहीं करती हैं, आई डोंट नो वाई। बट क्योंकि नंबर ऑफ ओवर्स भी कम होते हैं, तो 10 ओवर में इनको मौके जब मिलते हैं तो ये विकेट निकाल लेती हैं। तो एक में इन्होंने 5 निकाला था, एक में 4 निकाला था, एक में 1 विकेट निकाला था, मतलब विकेट लेस नहीं गई, तीनों मैच में विकेट निकाले थे और 3 मिडल डाले थे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ये 6 प्लेयर्स खेलते हैं, इनको आप आंख मूंद के इसलिए ले लीजिएगा बिकॉज इन 6 प्लेयर को ना इस ग्राउंड का अनुभव है, चाहे दूसरे फॉर्मेट में से। अब ये तो यार सभी के पता ही है यार ये टीम कैसे बनती है, इसको आप छोड़ दो। इसमें देखिए फिक्स प्लेयर जो हैं वो ये सारे तो लेने ही हैं, इसमें कोई यहाँ तक तो लेना है। बस आप डैनी वाइट पे थोड़ा रिस्क लोगे, है ना। रेणुका ठाकुर पे भी रिस्क ले सकते हो, बट चूंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक है और इस वेन्यू पे भी अभी अच्छा करके आए, तो मुझे लगता है मतलब आप ये टॉप 11 में से या टॉप 10 तो अगर फिक्स हैं। जो आपको हेयर फेयर करना है ना वो सिर्फ डैनी वाइट के स्पॉट पे करना है। और जो कल का मैच स्मॉल लीग में या हेड टू हेड में जो जीतने वाले जो टीम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका CVC डिसाइड करने वाला है, या मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। प्लेयर डिफरेंशियल हार मुश्किल से मुश्किल 1-2 होंगे। शॉर्टलिस्टेड प्लेयर में सिर्फ इकलौती एक प्लेयर है जिसका चारों टेबल में डेटा भी अवेलेबल है और उनका टॉप 11 में नाम भी शामिल है। तो स्मृति मंदाना तो यार बाय डिफ़ॉल्ट लेनी है सबको, CVC ऑप्शन भी है बेहतरीन। उसके बाद बाकी ये सारे प्लेयर्स 3-3 लिस्ट में आए हैं, जिसमें मेरे लिए जो सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट होती है वो होती है हेड टू हेड, वेन्यू एंड देन फॉर्म। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वेन्यू रिकॉर्ड्स तो किसी का अवेलेबल ही नहीं है। तो जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो तो फॉर्म के हैं या फिर हेड टू हेड के हैं और या फिर सेंटीमेंट्स। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें अगर कोई आपको सबसे पहले प्लेयर पिक करनी है आफ्टर मंदाना, वो डेंड्रा डॉटन होनी चाहिए, स्पेशली अगर उनका बैटिंग ऑर्डर चौथे नंबर पे कल दिखता है तो। उसके बाद फिर आप देखोगे ऋचा घोष को भी यार बाई डिफ़ॉल्ट ले जाना पड़ेगा बैथ मूनी के साथ, बहुत मुश्किल है इनको ड्रॉप करना जिस हिसाब से ये खेलती हैं जब इनको मौका मिलता है। गार्डनर आपको लेनी पड़ेगी, पेरी आपको लेनी पड़ेगी, मूनी आप लोग को लेनी पड़ेगी। अब जो चॉइस रह जाएगी वो आपकी रह जाएगी इन तीनों में, इन तीनों पे लोग रिस्क लेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें से किसको छोड़ना है किसको नहीं, ये आप पे छोड़ता हूँ। हालांकि मैं इनमें से किसको छोड़ रहा हूँ किसको ले रहा हूँ वो आपको भी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के एंड में। अब एक प्लेयर जिस पे किसी की नज़र नहीं मार्केट में, वो ये प्लेयर है हरलीन देओल। और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई पहली डिफरेंशियल लेनी हुई ना पूरे कल मैच में, मैं शायद हरलीन देओल के साथ जाना चाहूँगा। एक तो उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड शानदार है और वेन्यू पे भी ये मचा के आई हैं। सेंटीमेंट्स में नहीं है जगह, फॉर्म में इसलिए नहीं है बिकॉज हाल फिलहाल T20 में ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट ODI में बहुत अच्छा करके आई हैं, तो वो वाली फॉर्म ये यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते। अब आप देखेंगे कि फिक्स प्लेयर में विकेट कीपिंग से फिक्स हैं, बैटिंग से फिक्स हैं और ऑनर से दोनों फिक्स हैं। बॉलिंग से मैं पाटिल को फिक्स कर रहा हूँ, वैसे तो मैं रेणुका ठाकुर भी कर सकता हूँ, बट वो कई बार क्या होता है ना कि अपने जो फर्स्ट 3 ओवर्स हैं वो डाल जाती हैं पावर प्ले में, और पावर प्ले में आप देखेंगे तो इनके पास 2 धुरंधर बैटर हैं, वुल्फार्ट और मूनी। अगर ये दोनों टिक के खेल गए तो यार वो तीनों ओवर उनके वेस्ट हो जाएंगे। दैट इज़ द ओनली कंसर्न जिसकी वजह से आप रेणुका को सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो, और या फिर हो सकता है ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन बहुत बहुत बड़ा रिस्क होगा कंसिडरिंग हर रिसेंट फॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर वेन्यू। डिफरेंशियल में जैसा कि मैंने बोला कि बैटिंग सबसे बड़ा डिफरेंशियल मेरे लिए देओल है, हरलीन देओल। 24% सिलेक्शन है, लेकिन इन्होंने क्या किया है ODI में इस ग्राउंड पे ये हम देख चुके हैं।
उसके बाद हैदर ग्राम जो कि नया एडिशन है आरसीबी की साइड से, ये भी 18% सिलेक्शन परसेंटेज है, बट अगर इनका भी बैटिंग ऑर्डर टॉप 4 टॉप 5 में आता है और इनके अगर ओवर भी दिखते हैं कि चलो हो सकता है कि पैरी को ओवर ना दिए जाएं, और इनको अगर 2 से 3 ओवर भी दिए जाते हैं और बैटिंग में इनकी चौथे 5वें नंबर के, तो एक बहुत बेहतरीन वैल्यू पिक हो सकती हैं। उसके अलावा एक ये अल्ट्रा डिफरेंशियल दे रहा हूँ मैं, प्रिया मिश्रा। ये सिर्फ 9% लोगों ने लिया है, और ये अगर आप लेके चलते हो बेस्ड ऑन हर यू नो लेग ब्रेक वेरिएशंस, लेग ब्रेक गुगली, और चूंकि स्पिनर्स पे मोस्टली प्लेयर्स आउट होते हैं वुमेन क्रिकेट में, तो शी कैन ब्रिंग क्वाइट डिफरेंशियल वैल्यू, प्रोवाइडेड उसने अभी जो ओडीआई में किया है, एक ही विकेट में विकेट लेस गई है, तो सॉरी एक ही मैच में विकेट लेस गई है, तो प्रिया मिश्रा कुड बी अनदर गुड डिफरेंशियल पिक फ्रॉम द बॉलिंग सेक्शन। अब पैटर्न का देखिए, ये थोड़ा सा डाइसी है कि कुछ बॉलर्स नए हैं, बट प्रीवियस मैचेस को रिव्यू करते हुए मुझे लगता है कि अगर ये प्लेयर्स खेलते हैं तो पीपी में मेघना गार्डनर और तनुजा कन्वर आएंगी। मिड फेज में डॉटिन को और मौका मिलेगा, प्रिया मिश्रा खेलती है उनको मौका मिलेगा, शबनम शाकिल को मौका मिल सकता है, एंड डेथ में डॉटिन और गार्डनर के कम से कम, ये दोनों मिलकर कम से कम 3 ओवर डालने वाली हैं। उसके बाद इधर से आप देखेंगे तो किम गार्थ अब जो आ चुके हैं, तो वो पावर प्ले की बॉलर हैं। रेणुका गेन 3 ओवर इनके फिक्स लगते हैं मुझे पावर प्ले में। मिड फेज में वरेम आएंगी, डीन आएंगी, डीन का शायद 1 ओवर आ जाए पावर प्ले में भी। आशा शोभना, एलिस पेरी अगर बॉलिंग डालती हैं तो फिर वो मिड फेज में ही डालेंगी। एंड देन डेथ में अगेन किम गार्थ के 1 या 2 ओवर आएंगे, पाटिल के कम से कम 2 ओवर आएंगे डेथ में, और हैदर ग्राम अगर खेलती हैं तो इनको भी डेथ में मौका दिया जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो बेहतरीन मैचअप है वो हमने हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी। डैनी वाइट के मैचअप्स को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो यार, वो पार्ट टाइमर बॉलर हैं, कभी कभार की प्लेयर बॉलर हैं। तो इधर से आप देखेंगे किम गार्थ ने सबसे ज़्यादा बारी आउट किया है मोनी को भी, बिकॉज ये आपस में भी बहुत खेले हैं ना, जो आपकी बीबीएल होती है, दोनों एक ही देश के प्लेयर हैं। ग्राहम ने भी देखिए 1 बार विकेट ले रखा है, लेकिन बहुत अच्छा मैचअप नहीं बोलूँगा मैं। फुल फार्ट को बहुत लोगों ने परेशान किया है, इवन पेरी ने भी 3 बार आउट किया है, 2 बारी डीन ने आउट किया है, लेकिन सबसे अच्छा मैचअप जो है वो पाटिल का है। तो पाटिल से बहुत खतरा है, अगर पाटिल को 1 ओवर भी दे दिया ना मंदाना ने पावर प्ले में, तो शायद यहाँ पे एक कमज़ोर कड़ी जो है वो बुलफाट के निकल के आ सकती है। ऑल दो बुलफाट ने बहुत अच्छा खेला है ट्रेड मैचेस में जब भी इन्हें मौका मिला है। पाटिल ने देखिए देल को परेशान किया है, लेकिन 1 ही बार आउट किया है। टैन हेल्मलता पेरिस ने 1 बार आउट किया है। देन आपका डैनियल गिब्सन को भी पेरी ने बहुत परेशान किया, तो पेरी को ओवर मिलने चाहिए जिस हिसाब से इनके मैचअप्स हैं। बरेम ने भी 1 बार विकेट ले रखा है। ग्राहम का मैचअप फिल लिचफील्ड के साथ बहुत बेहतरीन है। आप देखिए 6 इनिंग में 3 बार विकेट निकाल चुके हैं। बरेम ने 2 बार विकेट निकाला है। रेनकान ने और पेरी और इन सब ने मिल के 1 बार ही आउट किया। साइली सदगरे ये शायद ही फीचर हो, बट अगर होती हैं तो इनका भी एक मैचअप है प्रेमा रावत के साथ। प्रेमा रावत भी बहुत ही महंगी पिक हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खतरनाक प्लेयर निकल के आती है ना, वो गार्डनर निकल के आती है। मंदाना जैसी प्लेयर को परेशान किया 7 बारी, बट हालांकि 23 इनिंग में। ऋचा घोष को 13 में 6 बार आउट कर दिया है। गार्डनर ने 4 बारी वाइट को भी आउट किया, और ये पावर प्ले में ओवर लेके आ सकती हैं, तो दोनों को खतरा है। इसीलिए गार्डनर जो है ना बहुत ही शानदार कैप्टन चॉइस हैं कल के मैच के लिए। एलिस पेरी, इनको सिर्फ गिब्सन से प्रॉब्लम है, बट गिब्सन शायद ही खेलें, बिकॉज गिब्सन खेलेंगे तो फिर कोई ना कोई फिर फॉरेनर प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो फिर फीवी लिचफील्ड हो सकती हैं। फिर हैदर ग्राम को परेशान किया है गार्डनर ने। डॉटिन का बहुत अच्छा मैचअप है, 3 इनिंग में 1 बार आउट गए हैं, 17 रन ही दिए केवल। गिब्सन ने भी परेशान किया ग्राहम को। ऋचा घोष को डॉटिन ने परेशान किया, कन्वर ने परेशान किया है, और गार्डनर ने तो सबको परेशान किया। तो अब सबसे ज़्यादा नाम देखो ना, गार्डनर का रिपीट हो रहा है, डॉटिन का रिपीट हो रहा है, राइट। तो डॉटिन और गार्डनर दोनों ही आपको लेके चलनी है, ये दोनों ही खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अब आप ईवी टेबल को यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हैं। ये बॉटम अप हटा दिया है हमने, ये फॉरवर्ड वाला। तो आप
इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको एनालाइज करके कि प्लेयर का परफॉर्मेंस देख के आप अपनी टीम डिसाइड कर सकते हो किसको लेना है किसको छोड़ना है। और या फिर अगली स्लाइड में मेरी टीम आने वाली है, उसको देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अब ये सेक्शन देखते हैं जिसका आई गेस सबसे ज़्यादा इंतज़ार था आपको। तो कीपिंग से भाई मुझे दोनों ही लेके चलने पड़ेंगे यार, और कोई सेफ ऑप्शन है नहीं, इनको ड्रॉप करना ही सबसे अनसेफ काम है, तो कोई ड्रॉप नहीं कर रहा मैं, दोनों लेके चलो। बैटिंग से देखिए मंदाना फिक्स हैं, बुलफार्ट अभी के लिए तो प्लान्स में हैं, लेकिन देखते हैं कल के स्क्वाड के साथ अगर बहुत अच्छे मुझे बेहतरीन कोई ऑलराउंडर दिख रहे हैं जिनको ले जाने में वैल्यू है, तो वहाँ पे फिर रिस्क ले सकते हैं बुलफार्ट पे, बस लेना तो नहीं चाहिए जिस हिसाब से इनका फॉर्म है और हेड टू रिकॉर्ड है। और चूँकि अब नए फैंटेसी सिस्टम के हिसाब से बैटर्स को ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, इस प्रोवाइडेड वो फेल ना, कम से कम 25 रन तो देते, तो अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं, आराम से 1 से 1.5 विकेट के बराबर पॉइंट मिल जाते हैं। देन फिर आपका एलिस पेरी जो कि लेनी है, डॉटेड लेनी है, गार्डनर बाई डिफ़ॉल्ट लेनी है। बरहम का देखिए बैटिंग ऑर्डर कम से कम छठे नंबर पे तो हो, तो मज़ा है इनको लेने का, प्लस इनके ओवर थोड़े फिक्स होने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आरसीबी के प्लेयर्स के साथ ना बॉलर्स बहुत ज़्यादा लेके जा रही है वो अपने स्क्वाड में, और अगर कल के प्लेइंग 11 में भी उनके अगर 6 से 7 बॉलर अगर हो गए तो यार आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 5 कौन से बॉलर हैं जिनको 4 4 ओवर मिलने वाले हैं, या जिसमें से, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये चीज़ आपको गुजरात से देखने को नहीं मिलेगी, आपको पता है यार इसको तो 4 मिल रही हैं, जैसे गार्डनर को 4 मिल रही हैं, डॉटन के भी कम से कम 3 तो कंफर्म नहीं, प्रिया मिश्रा खेलेगा उसको भी 3 से 4 ओवर मिलेंगे मिलेंगे, कन्वर को भी 3 से 4 ओवर मिलेंगे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं गुजरात के बॉलर्स ले जाने में ये फ़ायदा है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी का स्क्वाड थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, जो उन्होंने नए चेंजेस किए हैं, किम गार्थ को लेके आए हैं या फिर चार्ली डीन को लेके आए हैं, तो ये चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं, और प्लस मंदाना रेड हॉट फॉर्म में है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एज दे रहा हूँ कि कल का मैच शायद आरसीबी आसानी से जीत जाए, और उस हिसाब से थोड़ा सा आरसीबी को बैक करेंगे, इसलिए मैंने उनके देखे बॉलर ज़्यादा लिए हैं, 4 बॉलर लिए मैं जा रहा हूँ, है ना। पहले भी देखो बॉलिंग डालेगी कुछ ना कुछ, और बाकी वन डाउन पे बैटिंग आके भी वो काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। अब यहाँ से मुझे रेणुका ठाकुर को लेना ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, प्लस इन्होंने हेड में अच्छा किया है। किम गार्ड देखिए अभी पहली बार खेलेंगे इस टीम के साथ और अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट, तो भी कुछ कह पाना मुश्किल है कि कैसा खेलेंगी। पाटिल तो देखो ले जाना ही पड़ेगा आपको, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग में वो डेथ में ओवर लेके आएंगी। प्रिया मिश्रा जो है ना, वो जो मैंने पंट बताया था वो मैं लेके चल रहा हूँ। अब ये पंट शायद मैं यहाँ पे और एक चेंज कर सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि यहाँ से हैदर ग्राम लेने ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो एक चेंज हो सकता है, तो उसमें काफ़ी हद तक फिर मेरी आरसीबी प्रो टीम बन जाएगी। इसमें मैंने सी किया है एशले गार्डनर को, बिकॉज इनके 4 ओवर फिक्स हैं और ये इस टीम के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करके गई हैं चारों मैचेस में, तो इनके ये क्लियर है कि ये फ्लॉप तो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं से वैल्यू दे रही हैं। और मंधाना को जस्ट बिकॉज ऑफ हर रिसेंट फॉर्म ऑन दिस वेन्यू, एंड शी ऑल्सो बैटेड वेल अगेंस्ट दिस साइड वेन एवर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। पैरी को भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर इनको ओवर्स कंफर्म हुए तो शायद मैं पैरी के साथ जाऊंगा वीसी। अगर मुझे लगा इनके ओवर्स ज़्यादा नहीं मिलने वाले, कटने वाले हैं, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मंदाना को प्रेफर करूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए, होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके अलावा आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं ऐसे T20 के, सो दैट आप रिलाई कर सके कि जो एनालिसिस हम लोग दे रहे हैं वो क्या बाकी में रिलायबल है। तो इसलिए मैं प्लेलिस्ट का आपको लिंक ऐड कर रहा हूँ, आप एक बार प्लीज़ ऐसे T20 को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर आप इस वैल्यू में दी गई इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस दे के फिर हमारे साथ रहिएगा और टीम बनाइएगा हमारे एनालिसिस के हिसाब से। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।